हाय गाइस, दिस इज आशुतोष याज्ञिक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज का लेक्चर आपका सबसे बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, या जो आपका आज से अध्याय 2 शुरू होने वाला है। साइकोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसके साथ खत्म होगा आपका 40% तक सिलेबस खत्म, जब ये अध्याय खत्म होगा। जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इस चैप्टर में हम देखेंगे ये सारे चैप्टर, जो 6 चैप्टर या 6 लिखे हैं यहाँ पे पॉइंट। इतनी चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के बने कम से कम 12 से 13 वीडियोस या 12 से 13 भाग में पढ़ेंगे हम इसे। साइकोलॉजी की जान कह लीजिए आप, या साइकोलॉजी की आत्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ है पूरी साइकोलॉजी इसी के अंदर है। ओके, इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, या इस चैप्टर में जो हम देखेंगे या जो पढ़ेंगे आप लोग, सबसे पहले हम देखेंगे इंक्लूडिंग क्या क्या है इस चैप्टर में। इंक्लूडिंग में आपका लिखा है कि सबसे पहले हम देखेंगे विकास और वृद्धि में अंतर, अर्थात ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। दूसरे नंबर पे आपका लिखा है विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वो कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे आपका लिखा है वंशानुक्रम एवं वातावरण और प्रकृति पोषण विवाद। वंशानुक्रम एवं वातावरण अर्थात हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, और प्रकृति पोषण विवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेचर नर्चर डिबेट। ओके, इसके बाद जो 4th नंबर पे आपका पढ़ेंगे हम इसी भाग में, विकास के अंदर हमें विकास की अवस्थाएं देखनी है, अर्थात बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, वो हम देखेंगे पॉइंट 4 पे जो लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे 10 से ज्यादा जो विकास के प्रिंसिपल हैं। विकास के जो प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टीचिंग एग्जाम, हर टीचिंग एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, उसे देखेंगे हम। जो 10 से ज्यादा हैं, 11-12 प्रिंसिपल हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद विकास के 6 सिद्धांत, साइकोलॉजी की जान। विकास के 6 सिद्धांत हैं, अर्थात विकास की 6 थ्योरीज। उस 6 थ्योरीज में आएगी आपकी पहली सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, अर्थात साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्राइड। दूसरे नंबर पे हम थ्योरी देखेंगे एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, अर्थात साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। 4th नंबर पे देखेंगे हम जे.एम. ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अर्थात जे.एम. ब्रूनर ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसे हम देखेंगे। विकास के अंडर में आती है ये। इसके बाद 5th नंबर पे हम देखेंगे थ्योरी में वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अर्थात सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय वाइगोत्स्की। ठीक है। 6th नंबर पे हम देखेंगे थ्योरी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, अर्थात मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 मार्क्स तक का हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे, आपको सीटेट एग्जाम में 6 से 7 नंबर तक का हर ईयर में पूछा जाता है। इवन 2013 में तो यूपी टेट में 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से अकेले पूछे गए थे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपका शुरू करते हैं आपका भाग 1, विकास एवं वृद्धि में अंतर, जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बेहद महत्वपूर्ण। इसमें जितने भी टॉपिक आपके लिखे हैं जो आपको पढ़ने, इंक्लूडिंग इस अध्याय में जो आप पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी की बेसिक है। जो भी है सब इसी में है साइकोलॉजी। इसी में आपकी धीरे धीरे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी भी काफी हद तक होगी कंप्लीट। आइए देखते हैं हम पहला जो टॉपिक है आपका, अर्थात विकास और वृद्धि में अंतर। रफ कर देता हूं मैं अब से। विकास एवं वृद्धि में अंतर, आप हेडिंग डाल लीजिए। एक तरफ विकास, एक तरफ डाल लीजिए आप वृद्धि, अर्थात जिसे ग्रोथ कहते हैं।
और एक तरफ आप टेबल बनाइए विकास, एक तरफ लिखिए विकास तथा डेवलपमेंट। ओके, वृद्धि अर्थात ग्रोथ। हर टीचिंग एग्जाम में दिखेगा आपको ये क्वेश्चन, वृद्धि और विकास में अंतर। जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन तो आपको धीरे धीरे इनमें अंतर समझ में आएगा। देखिए सबसे बड़ी बात, विकास और वृद्धि में अंतर आपको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम यहां पे नोट डाउन कर देंगे आपके लिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन में कभी नहीं रुकेगी। जब आप मां के गर्भ में होते हैं, जब भ्रूण मां के गर्भ में पहुंचता है, जन्म लेने से पूर्व जब जो बालक होता है पृथ्वी पर नहीं आता है, मां के गर्भ से बाहर नहीं आता है, उसके पहले की जो अवस्था जो प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है, वहां से विकास स्टार्ट होता है और चलता है आपका मृत्यु पर्यंत तक। जब तक आप खत्म नहीं हो जाते, आप खत्म नहीं हो जाते तब तक चलता है आपका विकास। लेकिन जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। वृद्धि जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है, मृत्यु पर्यंत तक नहीं चलती है। वृद्धि स्टार्ट होती है और कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि क्या है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि ये है विकास। इसका मतलब समझते हैं आप इस डायग्राम से? इसका मतलब यह है कि जो वृद्धि है विकास का वो एक हिस्सा है, विकास का एक अंग है। ठीक है, विकास का एक अंग है। तो विकास जो है एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा क्षेत्र है, और जबकि वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा है। जो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि की हम तुलना कर सकते हैं, वृद्धि को हम वेट में, ऊंचाई में, हाइट में, लंबाई में माप सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है उसको हम माप नहीं सकते हैं। जैसे मैंने आपसे किया कि आपकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, आपने कहा कि मेरी ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, आपने माप लिया ऐसे। ठीक है, अर्थात इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होंगे वृद्धि में। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपने इस साल कितना विकास किया अपनी पढ़ाई में, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने 1 किलो विकास किया या 1 सेंटीमीटर विकास किया। सीधा सा मतलब है कि आप विकास को माप नहीं सकते हैं। जो वृद्धि होती है वो आपकी चेंज होती रहेगी धीरे धीरे और एक टाइम में रुकेगी, लेकिन जो विकास होता है वो रुकेगा नहीं और चलेगा आपका मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो विकास का एक हिस्सा है, जबकि विकास है जो एक बड़ा टर्म है। ठीक है, आप मान लीजिए, आइए देखते हैं हम वृद्धि और विकास में अंतर जो एग्जाम की दृष्टि से है बेहद महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो वृद्धि है वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, वृद्धि में होते हैं मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। किसमें माप सकते हैं? जैसे इसमें आपकी आएगी ऊंचाई, आपका वजन, ये सब आते हैं। जैसे ऊंचाई को आप माप सकते हैं कि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, आपने 6 सेंटीमीटर वृद्धि की, या 15 सेंटीमीटर वृद्धि की। आपका वजन, जैसे आप जब 15 साल के होंगे तो आपका वजन 30 किलोग्राम होगा, और जब आप 20 या 22 साल के हो गए होंगे तो आपका वजन जो है 50 से 55 किलोग्राम तक हो गया होगा। ये वृद्धि है, ये आपका विकास नहीं है। जो शारीरिक वृद्धि आपके अंदर होती है उसे आप विकास नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं वृद्धि। जो विकास होता है, विकास को शुरू होने में या विकास जिस चीज में विकास करते हैं उसे चाहिए बहुत लंबा टाइम। ओके, उसे कहते हैं आप विकास। तो विकास में क्या होता है, ऊंचाई, वजन आदि चीजें, ये सब जो भी आएंगे उसे हम मापेंगे। ठीक है, ऊंचाई, वजन,
जिन्हें आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, जिन्हें आप माप सकते हैं ऊंचाई को सेंटीमीटर में, वजन को किलोग्राम में। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे नंबर पे विकास में मात्रात्मक परिवर्तन, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। यहां पे विकास में हम लिखेंगे कि विकास में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, तथा गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो आप काम कर रहे थे, आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आपको हुआ वो काम करते करते 3 से 4 साल हो गए, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपने अपने कार्य में कितना विकास किया, तो आप मुझसे ये कहेंगे, आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मैंने 5 किलोग्राम विकास कर लिया, 10 किलोग्राम विकास कर लिया, 160 सेंटीमीटर विकास कर लिया। आप उसे माप नहीं सकते हैं, क्योंकि विकास के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो विकास में क्या होता है, विकास में होते हैं गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, विकास में होते हैं गुणात्मक परिवर्तन, जबकि वृद्धि में होते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक आपके दोनों आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट यहां पे जो देखते हैं, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। यहां पे होंगे कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, कार्यात्मक, व्यवहारात्मक, परिवर्तन होते हैं। जैसे किसी पर्सन का आज मैं आपसे ऐसा व्यवहार दिखा रहा हूं, कल के दिन जैसे मेरी उम्र बढ़ी या किसी की भी, तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं। ये हुआ आपका विकास। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपके व्यवहार में आज 10 किलो परिवर्तन हो गया, मैं कहूंगा आपसे डायरेक्ट, इसे हम माप नहीं सकते हैं, विकास को आप माप नहीं सकते हैं, वृद्धि को आप माप सकते हैं, इसे पैमाने में आप माप सकते हैं, लेकिन आप विकास में जो होते हैं, जो कार्यात्मक आपके व्यवहार में, आपके कार्यों में जो परिवर्तन होंगे, उन्हें कहेंगे हम विकास। जबकि वृद्धि, ऊंचाई, वजन, जो आपकी शारीरिक वृद्धि होती है, उसे हम कह सकते हैं वृद्धि। उसे संरचनात्मक, अर्थात आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होंगे, जो आपका स्ट्रक्चर है, जैसे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, उसे कहते हैं हम वृद्धि। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपको वृद्धि और विकास में अंतर बताएगा, वृद्धि क्या है कि एक अवधि के बाद रुक जाएगी, ठीक है, एक अवधि के बाद रुक जाएगी, लेकिन जो विकास होगा वो चलेगा आपको माता के गर्भ से लेके मृत्यु पर्यंत तक। जब आप माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे तब से लेकर, आपकी मां के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक चलेगा, आप जीवन पर्यंत तक विकास करते रहेंगे। तो जो विकास होता है उसका लंबा टाइम पीरियड होता है, उसकी अवधि बहुत होती है, वो चलता है गर्भ से कब्र तक। आप जब तक जीवित रहेंगे वो तब तक चलता रहेगा विकास। विकास किसी एक क्षेत्र में नहीं होता कि आपके शरीर की लंबाई या किसी में हो, विकास आपके गुणों में, आपकी क्वालिटी में, आपके कैरेक्टर में हर दिन छोटे छोटे रूप में होता रहता है। और इकट्ठा जब आप कम से कम एक लंबे टाइम पीरियड होता है, तब आपको पता चलता है कि मैंने इस चीज में किया है विकास। तो विकास और वृद्धि में ये मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है, ना ही इसमें कुछ आपको ज्यादा समझना है, बस विकास और वृद्धि में एक छोटा सा अंतर है कि जो वृद्धि है वो विकास का हिस्सा है। ओके, वृद्धि जो है आपकी विकास का हिस्सा है। विकास एक बड़ा टर्म है, विकास एक बड़ा क्षेत्र रखता है, जबकि वृद्धि एक छोटा हिस्सा है जो एक समय बाद रुकेगी, लेकिन विकास आपकी मृत्यु पर्यंत तक चलता है, मां के गर्भ से लेकर कब्र तक। ओके, आइए इसके बाद वृद्धि और विकास में हमने अंतर देख लिया है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है
उसमें देखेंगे हम आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। आप जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, या जब मैं करवाऊंगा आपको इस लेक्चर, इस जो पार्ट हो जाएंगे विकास और वृद्धि से रिलेटेड 2 या 3 पार्ट, उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बेहद हेल्प करेंगे। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए आप आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए आनुवांशिकता का अर्थ, आनुवांशिकता की जो परिभाषा होती है, आनुवांशिकता का सीधा सा अर्थ है कि आपके माता पिता के द्वारा जो आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। ओके। और वातावरण तो आप जानते ही होंगे, जो आपके आसपास का एनवायरमेंट है, जो जिसमें आप पलते हैं, जिस माहौल में आप छोटे से लेकर बड़े तक आपका पालन पोषण होता है, जो आपके आसपास का क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं वातावरण। तो आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता क्या है कि आनुवांशिकता आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का, आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया जो होती है आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता कहलाती है। देखिए आनुवांशिकता वो होती है जो आपके माता पिता के द्वारा आपको जीन्स मिले हैं, आपको क्रोमोसोम मिले हैं, आपको गुणसूत्र मिले हैं, उसे कहते हैं आनुवांशिकता। कि जैसे हम कहते हैं कि हम वो अपने पिता के जैसा है, ये जो गुण मिले हैं, आपको गुणसूत्र मिले हैं, इसे कहते हैं आनुवांशिकता, अर्थात वंशानुक्रम के लिए जो जिम्मेदार है फैक्टर, उसे कहते हैं आनुवांशिकता। ओके। यह आनुवांशिकता की डेफिनेशन कि जो गुणसूत्र या जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होते हैं, बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था होती है, जो उसे अपने माता और पिता से मिलते हैं, उसे कहते हैं आनुवांशिकता। इसके बाद जो मेजर एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है, वो आपको ये रखना है कि जो आनुवांशिकता है, जो आनुवांशिकता है वो है आपका फिक्स है। ठीक है, फिक्स्ड है अर्थात स्थायी है। और जो वातावरण होता है वो आपका अस्थायी है अर्थात परिवर्तनशील है। इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक। इसका मतलब यह है कि देखिए जैसे आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता कोई 1 साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल में चेंज नहीं होती है।
अर्थात जैसे हम कहते हैं कि वो बच्चा अपने दादाजी की तरह दिखता है या अपने दादी की तरह दिखता है। ओके, हम किसी बच्चे से कहते थे कि वो अपने दादा की तरह दिखता है या अपनी दादी की तरह दिखता है, जो अनुवांशिक, इसलिए अनुवांशिकता को कहा जाता है स्थायी, अर्थात फिक्स है। ये चेंज होती है, लेकिन इसे एक लगता है बहुत लंबी अवधि, कम से कम 100 से लेकर 150 वर्ष तक का समय लगता है, तब होती है आपकी अनुवांशिकता चेंज। अनुवांशिकता कोई थोड़े से टाइम पीरियड में चेंज नहीं होती है, लेकिन जो वातावरण होता है, वातावरण आपका चेंज हो सकता है 5 से 10 साल में भी, इसलिए इससे कहते हैं हम परिवर्तनशील, अर्थात डायनेमिक। ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। आप पहाड़ी क्षेत्र पे अगर रह रहे होंगे, आप 10 साल रहे वहां पे, ठीक है, आप 10 साल वहां पे रहे, इसके बाद जो आपकी आगे की पीढ़ियां होंगी, जो आपकी आगे की संतानें होंगी, उनमें वो गुण आने लगेंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्तियों में आते हैं। उनका रंग, उनका रूप, उनका कद, वो सारे उनके वातावरण के अनुसार दिखने लगेंगे। लेकिन जो अनुवांशिक गुण होते हैं, जो माता पिता के द्वारा होते हैं, वो स्थायी होते हैं, वो फिक्स होते हैं। उन्हें चेंज होने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए, कम से कम 100 से लेकर 150 साल तक। जैसे आज भी कोई बच्चा अगर अपने दादाजी की तरह दिखता है, तो ये अनुवांशिक गुण है उसकी, जिसकी वजह से वो गुण उसके दादाजी के जरिए उसके पिता में आए और उसके पिता के जरिए उसमें आए। जब ये चेंज होंगे धीरे धीरे, जब और 50 साल हो जाएंगे, तो फिर जो दादा के गुण थे वो धीरे धीरे खत्म होंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों में उसके पिता के गुण धीरे धीरे स्थानांतरित होंगे। तो इन्हें लगता है बहुत लंबा टाइम, इसलिए अनुवांशिकता को कहा जाता है फिक्स, अर्थात स्थायी। और जो वातावरण होता है, इसे आप चेंज कर सकते हैं 10 साल में या 5 साल के अंदर, ये इसमें ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि जो अनुवांशिकता होती है वो फिक्स होती है और जो वातावरण होता है वो स्थायी होता है, और इसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 2 पॉइंट आपके हो गए। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, वो 2-3 पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको। आइए अनुवांशिकता से रिलेटेड कुछ और चीजें हम देख लें यहां पे, जो अक्सर टीचिंग एग्जामों में आपके पूछी जाती रही हैं। देखिए, जो कोई बच्चा होता है, कोई भी बालक होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो ह्यूमन होता है उसमें 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, अर्थात टोटल हुए 46 गुणसूत्र। एक जोड़े में 2 होते हैं ना, एक जोड़े में 2 संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक जोड़े जूते, एक जोड़ी जूते का मतलब होता है 2, तो एक जोड़े में 2 आते हैं। तो जो कोई पर्सन होता है या जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसमें पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र के, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोसोम। तेईस जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र। ठीक है। जो 22 जोड़े, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अर्थात चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, जो 22 जोड़े होते हैं 1 से लेकर 22 तक, वो दोनों में होते हैं सेम, अर्थात 22 जोड़े जो होते हैं 1 से लेकर 22 तक, वो होते हैं समान। 22 जोड़े जो होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों में होते हैं समान। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, वो डिसाइड करता है आपका सेक्स, वो डिसाइड करता है लिंग, वो डिसाइड करता है कि जो आगे आने वाला बेबी होगा या जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की। वो करता है 23वां जोड़ा गुणसूत्र का,
अर्थात जो 23वां जोड़ा होगा वो डिसाइड करेगा सेक्स। ठीक है, इसे सेक्स पेयर कहेंगे आप। जो सेक्स डिसाइड होगा बच्चे का कि वो लड़का होगा या लड़की, वो डिसाइड करेगा आपका 23वां जोड़ा। जो 22 जोड़े होते हैं औरत और पुरुष में वो समान होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है सेक्स का। इससे बच्चे का डिसाइड होगा लिंग, कि बच्चा पुरुष होगा या मतलब बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या होगी लड़की। देखिए, हम जिस रूढ़वादी समाज में रहते हैं वहां से, जैसे आप जो रूढ़वादी गांव हैं, चाहे वो राजस्थानी गांव, आज के टाइम पे तो आपको सभी गांव मिल जाएंगे, स्पेशली राजस्थान या कोई पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं ले रहा मैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो बालक होता है, जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है और अगर बार बार लड़की पैदा हो रही है उसके गर्भ से, तो उसका दोषी ठहराया जाता है उस माँ को। ठीक है, उस माँ को दोषी ठहराया जाता है, जबकि जिम्मेदारी होती है उस पुरुष की, क्योंकि जो बच्चा होगा माँ के गर्भ से वो पूरी तरह से निर्भर रहता है उसके पिता पर। उसकी माता के ऊपर डिसाइड, उसकी माता की जिम्मेदारी नहीं रहती है कि जो बच्चा हो रहा है वो लड़का होगा या लड़की। जबकि हमारे समाज में हमेशा माता को दोषी ठहराया जाता है कि जो बच्चा हो रहा है, जो माता के गर्भ से हो रहा है, हम लोग कहते हैं कि उसकी, जैसे किसी के यहाँ पे 5 लड़की हुई, वहां पे कोई लड़का नहीं हो रहा है उस माँ के गर्भ से, तो हम दोषी ठहरा देते हैं उस माँ को, और इसके बाद उसकी डिवोर्स भी करवा दिया जाता है। कई बार दोबारा शादी करवा दी जाती है उस पुरुष की। पूरी तरह से दोषी ठहरा दिया जाता है उस माँ को। आइए देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चा होता है वो लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से निर्भर रहता है अर्थात पुरुष पर। आइए देखते हैं मेडिकल या साइंस की तरह से कि जो बच्चा होगा वो पूरी तरह से पुरुष के ऊपर किस तरह से निर्भर है। ये है पुरुष, यहां है महिला। आर्ट मेरी बड़ी गंदी है, फिर भी आपके लिए मैं बना रहा हूं। चलिए, कुछ तो बनी होगी। चलिए, ये पुरुष है और एक है महिला। पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एक्स और वाई। महिला में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जब आपको लड़का चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, एक्स वाई। इसका मतलब आप एक चीज समझ लीजिए, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो एक गुणसूत्र यहां से आता है, एक गुणसूत्र पुरुष से आता है, एक आता है महिला से, तब होता है बच्चे का जन्म। अर्थात अगर यहां से पुरुष ने दे दिया एक्स गुणसूत्र, यहां से महिला ने दे दिया एक्स गुणसूत्र। ठीक है, यहां से पुरुष ने अपना एक्स गुणसूत्र दिया, यहां से महिला ने अपना एक्स गुणसूत्र दिया, तो एक्स और एक्स मिलकर बनाएंगे आपका एक्स एक्स। ठीक है, और जो एक्स और एक्स जब मिलते हैं तो होती है लड़की। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि जो महिला होती है उसमें पाए जाते हैं एक्स और एक्स गुणसूत्र, और जो पुरुष होता है उसमें होते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र। जब पुरुष देगा अपना एक्स गुणसूत्र और महिला देगी अपना एक्स गुणसूत्र, तो दोनों मिलके बनेंगे एक्स एक्स, और एक्स एक्स होता है आपका लड़की, अर्थात जो बेबी पैदा होगा वो होगी लड़की। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए कि अगर पुरुष ने दिया एक्स गुणसूत्र अपना, पुरुष ने दिया अपना वाई गुणसूत्र और महिला ने दिया अपना एक्स गुणसूत्र, क्योंकि महिला के पास सिर्फ एक्स है, वो सिर्फ एक्स दे पाएगी। इस बार महिला ने फिर दिया अपना एक्स, अब हो गए वाई और एक्स गुणसूत्र। ठीक है, पुरुष ने अपना एक्स दिया और यहां से महिला ने दिया अपना एक्स, तो वाई और एक्स, और वाई और एक्स जब मिलते हैं तो होता है लड़का। ठीक है, तो पूरी तरह से आपने देखा
कि पूरी तरह से जो बेबी होगा वो पूरी तरह से निर्भर है आपके पुरुष पर। महिला किसी भी तरह से बच्चे के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि महिला में सिर्फ और सिर्फ एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर लड़का चाहिए है तो जब तक पुरुष अपना वाई गुणसूत्र नहीं देगा, जब तक वाई गुणसूत्र वो अपना नहीं देगा, जब तक जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का पैदा नहीं हो सकता। हमेशा लड़की ही पैदा होगी, क्योंकि औरत के पास होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स गुणसूत्र, पुरुष के पास होते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो एक लड़के के लिए या जो पुरुष होते हैं या जो बॉय होते हैं या जो मैन होते हैं, उनमें होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, और जो महिलाएं होती हैं उनमें होते हैं एक्स गुणसूत्र। ठीक है, इसके बाद जब पुरुष देगा अपना एक्स, महिला देगी अपना एक्स गुणसूत्र, तो होगा एक्स, और एक्स से आपको बताया है कि जो बच्चा पैदा होगा वो होगी लड़की, और जब पुरुष देगा अपना वाई गुणसूत्र और महिला देगी अपना एक्स गुणसूत्र, तो मिलकर बनेंगे बाई एक्स या एक्स बाई या बाई एक्स, बात एक ही है। तो इस बार पैदा होगा लड़का। तो आपने देखा कि जो रूढ़वादी समाज हमेशा माताओं को दोषी ठहराती है या औरत को दोषी ठहराती है, उसमें औरत की जिम्मेदारी है नहीं सर कुछ। पूरी तरह से बच्चे का लड़का या लड़की पैदा होना औरत के ऊपर निर्भर नहीं है किसी भी तरह से, वो निर्भर है उसके पिता पर, उसके माता पर नहीं। क्योंकि बच्चे को जो लड़का पैदा होने के लिए गुणसूत्र चाहिए वो चाहिए एक्स वाई, और वाई गुणसूत्र होता है सिर्फ और सिर्फ पुरुष में। ठीक है, तो जब तक वाई गुणसूत्र पुरुष से नहीं आएगा, जब तक लड़का पैदा नहीं हो सकता। और एक्स गुणसूत्र से आपको बताया है मैंने कि लड़की बनती है, और एक्स वाई गुणसूत्र जब मिलेंगे आपस में तब बनेगा लड़का। आइए इस गुणसूत्र, इस संबंध से आपको पता चला होगा कि जो बच्चे का लड़का या लड़की पैदा होना है वो पूरी तरह से निर्भर करता है औरत पर नहीं पुरुष पर। जो महिलाओं में गुणसूत्र होते हैं वो एक्स होते हैं, जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। ठीक है, ये था आपको अनुमानसिकता में आपको इतना ही पढ़ना है।